नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है। मैं आपके सक्सेस वाला यूट्यूब चैनल के अधिकारी वाला चैनल पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको सिलेबस बताया था कि आर ए आर ओ में क्या क्या सिलेबस आता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारी की दूसरी क्लास शुरू हो रही है। पहली क्लास हमारी हिंदी की हो चुकी है, जिसमें हिंदी का विकास दिनेश सर ने पढ़ाया था आपको। तो आज हमारी क्लास है प्राचीन भारत की। मैं आपको परंपरागत तरीके से तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि परंपरागत तरीके से जो आप ट्रेडिशनल पढ़ते थे वो तो आप पढ़ते ही रह रहे हैं। और ये री एग्ज़ाम है एक, मुझे आशा है कि आप पहले भी इसको तैयार कर चुके होंगे, इस सब्जेक्ट को, इतिहास को, और काफ़ी बार पढ़ा होगा और भूल जाते होंगे। इतिहास को पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे इसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाए, और कैसे इसकी श्रेणी तैयारी की जाए। जैसे सीढ़ी में चढ़ने के लिए एक कदम रखना पड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस तरह चढ़ते चढ़ते हम लोग ऊपर जाते हैं। इसी प्रकार इतिहास में भी चलता है। पहले हम पढ़ते हैं प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक, और फिर उसके बाद अगर अब कुछ मुख्य परीक्षाएं कहीं होती हैं जिसमें हिंदी वैकल्पिक विषय भी होता है, उसमें विश्व इतिहास भी पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं हम लोग कि इतिहास में क्या चीज़ जानना ज़रूरी है, जो शुरुआत की जाती है कि पढ़ने के लिए। तो हम देखते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? इतिहास, एक मिनट। इतिहास क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है जानना कि इतिहास क्या है। आपने बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा कि इतिहास क्या है। यदि हम देखते हैं कि इतिहास को किस नज़रिए से देखा जाए, तो ये जानेंगे कि इतिहास जो है परिवर्तन और निरंतरता की शक्तियों का खोज करना है। परिवर्तन और निरंतरता क्या है? हाँ, परिवर्तन हम किसे कह सकते हैं? परिवर्तन इतिहास में अगर हम लोग जानते हैं कि किस तरह से परिवर्तन होते हैं, तो अगर हम परिवर्तनों को देखें तो सबसे पहले जाने कि इतिहास में क्यों हुआ और कैसे बना। तो परिवर्तन महत्वपूर्ण है इतिहास में। सबसे पहले परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं इतिहास में। अगर इतिहास की शुरुआत देखी जाए तो सबसे पहले इतिहास में क्या हुआ जब मनुष्य आया आदिकाल में, जिसे आदि मानव कहते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो तकनीकी परिवर्तन हुए। तकनीकी परिवर्तन हुए। तकनीकी परिवर्तन, ठीक। तकनीकी परिवर्तन कैसे हुए? आदमी चला, आगे बढ़ा, उसको अपने जीवन यापन के लिए नई नई चीज़ों को देखना पड़ा। जैसे जैसे उसका विकास होता गया, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई। आपने देखा होगा कि आदमी ने आग का आविष्कार किया या खोज की, गोल चक्की का आविष्कार किया, जिससे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज़ को ले जाने के लिए किसी चीज़ को मेहनत न करनी पड़े। तकनीकी परिवर्तन के बाद जो परिवर्तन होते हैं उनमें आते हैं हमारे आर्थिक परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन, ठीक। आर्थिक आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन तकनीकी परिवर्तनों के बाद की ही एक दूसरी कड़ी है। इनमें हम क्या देखते हैं आर्थिक परिवर्तनों में कि संसाधन जैसे जैसे बढ़ते हैं, कृषि का विकास होता है। कृषि के विकास होने से आदमी की आय बढ़ती है और चीज़ें होती हैं, और वही आय जो है सामाजिक परिवर्तन के रूप में जानी जाती है। सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है? कृषि का विकास बढ़ा, अन्न बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई,
सामाजिक परिवर्तनों को इसने अग्रसर किया। सामाजिक परिवर्तन होने के बाद होते हैं वैचारिक परिवर्तन। सोच में, व्यक्ति की सोच में किस प्रकार से परिवर्तन आया। पहले वो सिर्फ अपने लिए सोचता था कि मुझे क्या खाना है, क्या होना है, जैसे पशु सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। श्वान हो गया, कुत्ता। सामाजिक परिवर्तन होने का एक सकारात्मक पक्ष ये हुआ कि व्यक्ति अपने बारे में सोचने छोड़ अपने परिवार वालों के लिए सोचना शुरू किया उसने। तो उसके बाद हुए वैचारिक परिवर्तन। ठीक, वैचारिक वैचारिक परिवर्तन का एक नकारात्मक पक्ष भी है कि व्यक्ति ने अपने हितों पर भी ज़्यादा ध्यान दिया। उसने अपने लिए आगे सेना बनाई, अपनी सुरक्षा के लिए सेना बनाई। उसने जो उनके अधीन व्यक्ति थे उसने उनसे कर लेना, वसूलना शुरू किया, जो आगे चल के अनेक राजतंत्रों के रूप में उभरा, जैसे मगध, मौर्य, गुप्त। वैचारिक परिवर्तनों के बाद जो परिवर्तन होता है और जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है राजनैतिक परिवर्तन। नैतिक, राजनैतिक ही परिवर्तन ही सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है आज के समय में। क्यों? क्योंकि इसी परिवर्तन से राजतंत्रों की एक ऐसी भीड़ उत्पन्न हुई भारत में या अन्य इतिहास में भी, किसी भी आप इतिहास में देखिए, वैश्विक इतिहास में भी इन्हीं परिवर्तनों को ही आधार बनाकर अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं कि भारत में इनका क्या महत्व हुआ और कैसे कैसे इनका आधार बना। तकनीकी परिवर्तनों ने, पहले बता चुका हूँ आपको, मैं लिख देता हूँ। तकनीकी परिवर्तन में आदमी ने चक्के का आविष्कार किया, चक्के का आविष्कार। आग आई, आग को भी तकनीकी में ले सकते हैं हम। आग का आविष्कार हुआ। ठीक, आर्थिक परिवर्तन में तो आपको पता ही है कि धन संपत्ति आई, उत्पादन बढ़ा। सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो घटनाएं घटित हुई, जनसंख्या वृद्धि से लेकर आगे तक। वैचारिक परिवर्तनों में राज्य की परिभाषा आई और राजनीतिक परिवर्तनों के रूप में उभरी। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे कि भारत में इतिहास को किस प्रकार से देखा गया। वर्तमान में हम इतिहास को घटनाओं और कार्यकारण संबंधों के आधार पर देखते हैं। घटनाएं, इतिहास में महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा होती हैं घटनाएं। कौन सी घटनाएं कब और कैसे घटित हुई। ठीक है, तो इतिहास, वर्तमान में इतिहास को कैसे पढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान में इतिहास का अध्ययन कैसे, किन चीज़ों को आधार बनाया जाता है। घटनाएं, सबसे महत्वपूर्ण तो घटनाएं होती हैं। घटनाओं को और उनके संबंधों को, कार्यकारण संबंध जिसे बोलते हैं हम लोग, कार्य कारण संबंध। ठीक, वर्तमान में इतिहास का अध्ययन इन्हीं को आधार बना के किया जाता है। भारत में प्राचीन इतिहास का अध्ययन कैसे हुआ, क्या शुरुआत हुई, ये तो काफ़ी लंबा विषय हो जाएगा। हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं। भारत में काफ़ी लोग आए विदेश से और
तो उन्होंने भारत में अध्ययन किया, अध्यापन किया, जिनमें अगर देखा जाए तो कुछ नाम हैं महत्वपूर्ण। इन्हीं को आधार बनाकर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अल बरूनी। अल ये मध्यकाल में आया था, ठीक, मध्यकाल की शुरुआत में समझ लीजिए आया था अल बरूनी, ठीक। इसके बाद हेनसांग। हेनसांग 7वीं शताब्दी में आया था। हेनसांग, इसे युआन चुआंग भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, जब हर्षकालीन भारत पढ़ेंगे उस समय हेनसांग के बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा। उसके बाद आए कल्हड़। इनका क्रम नहीं है, ये ना सोचेगा इनके आने का क्रम है या जाने का, क्योंकि ये मध्यकाल में आए 10वीं 11वीं शताब्दी में, ये आए 7वीं शताब्दी में, ये 11वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में कल्हड़ भी थे, 11वीं शताब्दी में, 10वीं 11वीं में। कल्हड़ के बाद ही अल बरूनी आया और कल्हड़ के पहले ही हेनसांग आया। फिर उसके बाद आया, फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं पुराणों को इतिहास के अध्ययन के लिए। अल बरूनी जो मध्यकाल में आया, इसका कहना था कि भारतीयों को इतिहास की जानकारी ही नहीं है, भारत में इतिहास लिखा ही नहीं जाता, भारतीयों को इतिहास बोध नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। इसने कहा भारतीयों को इतिहास बोध नहीं। जबकि हेनसांग कहता है कि राज्य के जो शासन में लोग थे वो ऐतिहासिक घटनाओं को दर्ज किया करते थे, तिथि वाइज नहीं करते थे। ये कहा जा सकता है कि तिथिवार दर्ज नहीं किया जाता था, लेकिन घटनाओं को दर्ज करने के लिए कर्मचारी थे, हेनसांग कहता है, ठीक है। तो घटनाओं को दर्ज होता, घटनाओं को दर्ज किया जाता था, किया जाता था, ठीक। कल्हड़ ने ग्रंथ लिखा रास तरंगड़ी, जो भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है, रास तरंगड़ी, राज तरंगड़ी, भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। ये पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें इतिहास को तिथि के अनुसार, मतलब तारीख, डेटेड बताया गया है, तारीख की तरह, ठीक है। और पुराणों को आपने पढ़ा होगा, अगर इतिहास आपने देखा होगा तो पुराणों के 5 भाग होते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। जो इसका 5वां भाग है, पुराण का 5वां भाग जो है वो है वंशानुचरित। इसमें विभिन्न राजवंशों के बारे में बताया गया है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इतिहास में ऐसा क्यों कहा गया कि बल्कि अल बरूनी जो आगे आया मध्यकाल में, उसने यह कह दिया कि भारतीयों को इतिहास की जानकारी ही नहीं है, और अगर उनसे इतिहास पूछा जाए तो वो उलूल जुलूल की कहानियाँ सुनाते हैं। किसी भी स्थान की जानकारी को हासिल करने के लिए वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है और राजनीतिक स्थिति क्या है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अल बरूनी आया, उसने अपनी किताब लिखी तहकीकात-ए-हिंद, 80 अध्याय हैं उसमें, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो उसने किताब कौन सी लिखी है और कितने अध्याय हैं उसमें। महत्वपूर्ण ये है कि उसने भारत के विषय में जानकारी कम हासिल की और बोला ज़्यादा। अब हम देखते हैं कि हाँ,
ये देख लीजिए कि भारतीयों ने इतिहास को तिथि अनुसार नहीं देखा कभी भी। उन्होंने इतिहास से मिलने वाली शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया, ना कि तिथि पर। तो आप लिख सकते हैं कि कालक्रम के स्थान पर मिलने वाली शिक्षा पर ध्यान दिया। ठीक है, तो कालक्रम के स्थान पर मिलने वाली शिक्षाओं पर, स्थान पर मिलने वाली शिक्षाओं पर ध्यान दिया करते हैं, एक पे दिया। ठीक, दिया। राइटिंग थोड़ी ख़राब है, इसके लिए क्षमा करिएगा, धीरे धीरे इस पर भी सुधार कर लिया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं भारत क्या है। भारत के बारे में जानना जरूरी है। जब भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं तो भारत के बारे में क्यों ना जाने। तो भारत क्या है। भारत, हिंदुस्तान कहता है कि हिंदू कुश से लेकर इंडोनेशिया तक का जो क्षेत्र है वो भारत भूमि है। हिंदुस्तान ने कहा है। हिंदुस्तान ने भारत को यिंतु बोला है। चीन से आया यात्री था, उसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। ठीक है, तो भारत क्या है। भारत क्या है यार, भारत क्या है। भारत, तो हिंदुस्तान क्या कहता है। हिंदुस्तान ने कहा हिंदू कुश से लेकर इंडोनेशिया तक का क्षेत्र। ठीक है, हिंदू कुश से लेकर इंडोनेशिया, हिंदू कुश, हिंदू कुश, हिंदू कुश से इंडोनेशिया तक का क्षेत्र। ठीक, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक, हिंदू कुश से इंडोनेशिया तक को उसने भारत कहा है। और भारत को उसने क्या बोला, यिंतु। हिंदुस्तान ने भारत के लिए यिंतु है या और चा में ये लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो यिंतु बोला। ठीक है, भारत के लिए यिंतु शब्द प्रयोग किया। ठीक है, भारत के लिए यिंतु शब्द का प्रयोग किया। चीन वालों ने चुआंतु यांतु शब्द भी प्रयोग किए हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, इजराइल की हिब्रू भाषा में भारत को हुड्डा कहा गया है। इजराइल में की हिब्रू भाषा, कभी कभी आपने सुना होगा कि क्या हिब्रू लिख रहे हो, तो यह हिब्रू भाषा ही है इजराइल की। ठीक है, इसके लिए हुड्डा शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम पढ़ते हैं कि इसका काल विभाजन कैसे किया जाता है भारत में।
मैं आपको पूरी वैसे थ्योरिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊँगा जिससे कि क्लास बोरियत हो, और उन चीज़ों पे ध्यान दूंगा ज़्यादा जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हैं या प्रश्न आते हैं, जैसे जिस तरह के कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे हो जाते हैं कि हमको आते हुए भी गलत हो जाते हैं। जैसे कभी पूछा लिया जाए कि वल्लभी कहाँ है, तो बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जबकि वल्लभी गुजरात में है। ये प्रश्न समीक्षा अधिकारी में एक बार आया है, शायद 17 या 18 के एग्ज़ाम में आया होगा। तो इतिहास का काल विभाजन देख लेते हैं पहले हम लोग, फिर इसके बाद आते हैं अन्य चीज़ों पे कि किस हिसाब से इसको पढ़ना है। तो हम लोग इतिहास को कैसे पढ़ते हैं, काल विभाजन देख लेते हैं। काल विभाजन हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत, या पहले प्राचीन काल, फिर पूर्व मध्यकाल, फिर मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत। ठीक। प्राचीन काल, प्राचीन काल में अगर हम देखें तो किन किन विषयों पे हम चर्चा करते हैं और जो जो महत्वपूर्ण होती है एग्जाम में, प्राचीन में भारत में, प्राचीन भारत। हाँ, प्राचीन भारत जो है वो हर्ष की मृत्यु तक चलता है, 650 ईस्वी तक। तो प्राचीन भारत कब तक है? 650 ईस्वी तक। ठीक। इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं हर्ष की मृत्यु। हर्ष की मृत्यु के बाद प्राचीन भारत खत्म। हर्ष की मृत्यु। ठीक। हर्षवर्धन। ठीक है। तो अब प्राचीन भारत में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये देख लेते हैं। प्राचीन भारत में ही हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो प्राचीन भारत में ही हम अध्ययन करेंगे प्रागैतिहासिक काल का। आद्य ऐतिहासिक काल का करेंगे। आद्य ऐतिहासिक। ठीक। आद्य ऐतिहासिक में ही अगर हम देखें तो और भी काल आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है प्रारंभिक परीक्षा के तौर पर, चाहे पीसीएस हो चाहे आर हो। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल, जिसमें वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल आ जाएगा। वैदिक काल। ठीक। हड़प्पा पाषाण युग सब इसी में आ जाएंगे, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैदिक काल। वैदिक काल के दो भाग करते हैं हम लोग हमेशा, एक होता है ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक, और एक होता है उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड। ठीक। उत्तर वैदिक मतलब लेटर वैदिक, ऋग्वैदिक के बाद मतलब उत्तर। उत्तर का मतलब आंसर नहीं, ये वाला लेटर है, ये LATER, लेटर वैदिक। ठीक। उत्तर वैदिक। अब ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक के बारे में तो आपको मैं आगे बताऊंगा, पहले ये जान लेते हैं। वैदिक काल के बाद हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध कैसे बना? कहते हैं इतिहास का प्रारंभ बिहार से हुआ और अंत राजस्थान से। क्यों? इतिहास जब शुरू हुआ तो मगध के उत्कर्ष से शुरू हुआ, और अंत हुआ तो राजस्थान के साथ ही ख़त्म हुआ, राजवाड़ों के साथ, क्योंकि तब बाकी जगह इतना था नहीं अंग्रेज़ों के समय भी। तो वैदिक काल। इसके बाद हम पढ़ते हैं मगध। मगध लिख देता हूँ बस, इसके बाद ही, वैसे मगध का उत्कर्ष लिखना ज़्यादा उचित रहेगा। मगध का उत्कर्ष। ठीक। मगध का उत्कर्ष। इसके बाद हम देखेंगे मौर्य काल।
मगध के बाद। मौर्य काल में ही हम लोग सिकंदर के आक्रमण का भी अध्ययन कर लेंगे। मौर्य काल, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आएगा, जो मौर्य के बाद आया। और मौर्योत्तर काल में कुषाण, सातवाहन, ये सब, या कुषाण सातवाहन का अध्ययन करेंगे। ठीक है। मौर्य काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, ठीक है। मौर्योत्तर काल के बाद खारवेल पढ़ेंगे, बल्कि मौर्योत्तर काल में ही खारवेल को रख लेते हैं हम लोग। मौर्योत्तर काल को भारत, जैसे प्राचीन भारत में अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग क्यों ऐसा है। मौर्योत्तर काल के बाद आएगा गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है भारत के इतिहास में। क्यों दी जाती है ये भी पढ़ेंगे हम लोग। गुप्त काल के बाद वैसे ही जैसे मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, गुप्त काल के पास गुप्तोत्तर काल। काल आ जाएगा। ठीक है। और गुप्तोत्तर के बाद हर्ष जो है, तो हर्षवर्धन का शासन देख लेंगे बस। तो ये है हमारा तरीका। इसीलिए कहा जाता है क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान। साइंस में एक बोला जाता है ना कि विज्ञान क्या है, तो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। तो ये चीज़ हर चीज़ जगह है। इतिहास भी क्रमबद्ध ही होना चाहिए। आप हमेशा आधुनिक भारत उठा लेते होंगे, मध्यकालीन भारत उठा लेते होंगे और भूल जाते होंगे, क्योंकि आपने क्रमबद्ध पढ़ा ही नहीं। तो कहते हैं ना, इतिहास और भूगोल सब बेवफा हैं, क्योंकि सुबह पढ़ा और रात को सफ़ा सफ़ा है ना, या रात को पढ़ा सुबह सफ़ा सफ़ा है, जैसा भी आप पढ़ते हो। तो ये है काल विभाजन इसका। ठीक। प्राचीन भारत का काल विभाजन ये है। और इसी तरह आप मध्यकालीन भारत देख लेंगे, अगर देखें तो प्राचीन भारत का काल विभाजन ये हो गया है। ठीक। मध्यकालीन भारत या पूरे मध्यकाल अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है वैसे उसकी। तब भी काल विभाजन की अगर पहली हेडिंग इसको हम लोग मान लेते हैं, अगर काल विभाजन में प्राचीन भारत को हम 1 नंबर देते हैं, तो 2 नंबर पे हम इसको ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। देख लेते हैं इसको भी, फिर इसके बाद शुरू करते हैं जो मुख्य चीज़ें हैं और क्या क्या है। दूसरी चीज़ मान लेते हैं हम लोग पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, ठीक। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल जैसे प्राचीन भारत समाप्त हुआ 650 ईस्वी में, तो पूर्व मध्यकाल शुरू होगा। पूर्व मध्यकाल इसलिए शुरू होगा कि मध्यकाल के जस्ट पहले का, जस्ट पहले, जैसे देखिए जैसे 650 ईस्वी से ये शुरू होगा 1206 ईस्वी से तक। अभी 1206 क्या है? 1206 वो काल है जब पृथ्वीराज चौहान
या और भी जो शासक थे, चालुक्य शासक, पराजित हो चुके थे और भारत में मोहम्मद गौरी का शासन प्रारंभ हुआ था। मोहम्मद गौरी की भी हत्या हो गई और उसके बाद आरंभिक तुर्क वंश या गुलाम वंश जिसे हम लोग कहते हैं, वैसे उसे अब आरंभिक तुर्क वंश कहना ज़्यादा उचित रहता है, तो वो आए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का काल शुरू हुआ, इसलिए इसे मध्यकालीन भारत कहते हैं, क्योंकि मुस्लिम राजवंशों की स्थापना हुई। अब तक मुस्लिम राजवंश नहीं थे भारत में। ठीक। तीसरे काल को हम ले लेंगे मध्यकाल। मध्यकाल, मध्यकाल जाहिर सी बात है कि 1206 उठाएंगे हम। 1206 से ये शुरू होगा 1707 तक। काफ़ी लंबा काल है 1206 से 1707। लेकिन सुविधा के तौर पर अगर देखा जाए तो ये भी दो काल हैं। कैसे? ऐसे देखिए, मध्यकाल 1206 से 1707 तक, तो मध्यकाल में ही दो काल आते हैं। एक होता है सल्तनत काल, सल्तनत काल। ठीक। ये चलेगा 1206 से 1526। ठीक, 1526 तक। जब भी कोई काल ख़त्म होता है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण हुआ होगा। जैसे सल्तनत काल, सल्तनत काल में जब मध्यकाल प्रारंभ हुआ तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, खिलजी या फिर तुगलक, ठीक, लोधी वंश, ये सब आएंगे। उसके बाद 1526 आ गया। इसका मतलब है कि कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ तभी तो इसको सल्तनत काल की समाप्ति हो गई और शुरू हुआ मुगल काल। क्योंकि 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और एक नए काल का श्रीगणेश भी कर डाला, और जिसे कहते हैं मुगल काल। 1526 से 1707 तक। मैंने पहले भी कहा है जब भी कोई काल ख़त्म होगा तो उसमें कुछ विशेष होगा, इसमें भी विशेष है। देखते कैसे। 1526, 21 अप्रैल 1526 इतनी महत्वपूर्ण तारीख है और पानीपत का प्रथम युद्ध भी है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मुगल काल इसलिए बोला गया उसको, कहने को सल्तनत काल भी बोल देते हैं, थे तो दोनों सभी मुस्लिम, नहीं ऐसा नहीं है। मुगल काल में कुछ परिवर्तन हुए, जैसा पहले बताया है मैंने कि इतिहास को अगर पढ़ना है तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद करने वाला विषय नहीं है, ये मनन के हैं विषय। मनन का कैसे है कि जब आत्मज्ञान होगा तभी सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहते भी हैं आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। तो मुगल काल 1526 1707। अब 1707 के बाद कौन सा काल आएगा? वो होगा आपका आधुनिक काल। ये पेन भी बेवफा है, कभी कभी सफ़ेद चलता है तो कभी कभी दूसरा, कोई बात नहीं, विशिष्ट बना देता है। लेकिन आधुनिक काल ये चलेगा 1707 से अब तक। तो खुश होने की ज़रूरत है कि हम लोग आधुनिक काल में जी रहे हैं। तो कुछ चीज़ें छोटी थी इसमें, जैसे 1206, 1526 और 1707। आधुनिक काल इसलिए बोला गया क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई इसमें 1707 में, तो
ये औरंगजेब की मृत्यु लिख देते हैं ना यहाँ पे, तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो याद रहने में कि मृत्यु, ठीक, याद भी रहेगा और आसानी भी रहेगी। औरंगजेब की मृत्यु 1526 को कर लेते हैं। 1526 को कैसे कर लें हम लोग? मुगल काल की नींव बना दें या पानीपत का युद्ध कह दें, क्या उचित रहेगा? वैसे मुगल काल कहना ज़्यादा शुरू रहेगा। बाबर का आगमन कह देते हैं, सबसे सरल है। बाबर का ये काल इतना महत्वपूर्ण काल है भारतीय इतिहास में कि इसके अलावा हमें, मुझे तो नहीं लगता कि कोई और काल होगा। वैश्विक इतिहास में तो काफ़ी महत्वपूर्ण काल है। इंग्लैंड क्रांति में गौरवपूर्ण क्रांति बहुत सा महत्वपूर्ण काल है। तो जैसे इसी तरह भारत में भी ये 1526 बहुत महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि बाबर का आगमन हुआ था। अभी तक इसके विवाद को हल नहीं किया जा सका, और इसका विवाद आप जानते हैं, वही बाबरी मस्जिद, जो वर्तमान में राम मंदिर के नाम से जानी जाती है। दरअसल वो पहले राम मंदिर ही था जहाँ तक है, तो अब तो सवाल हो गया है कि वो राम मंदिर ही था, तो इसलिए राम मंदिर बन भी गया है, स्थापना भी हो चुकी है उसकी 22 जनवरी को 2024। ध्यान रखिएगा, 22 जनवरी 2024 को ही राम मंदिर की स्थापना हुई है। और हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, संस्कृति में, कल्चर जो आता है इतिहास में, कि एक नागर शैली में मंदिर बनाया गया है हमारा। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनेंगे वो नागर शैली में बनेंगे, और दक्षिण भारत में जितने मंदिर बनेंगे वो द्राविड़ शैली में बनेंगे। नागर शैली, द्राविड़ शैली, कौन कौन सी शैलियाँ हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे कल्चर वाले पार्ट में अलग से। उसी एक ही कल्चर वाले पार्ट में हम लोग प्राचीन भारत में क्या सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थी, मध्यकालीन भारत में क्या था, पूर्व मध्यकाल में क्या था, और ये सब था, पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो नागर शैली में मंदिर निर्मित होते हैं, बता देता हूँ मैं, बात शुरू की है, वो सोमपुरा परिवार ने बनाया है। सोमपुरा परिवार जो है काफ़ी पुराना परिवार है, तो उसी परिवार के एक सदस्य हैं जिन्होंने नागर मंदिर का आर्किटेक्चर जो है डिज़ाइन किया। ठीक है, बाकी चीज़ें तो करंट की हैं, वो पढ़ी जाएंगी जब करंट की क्लास होगी। इसके पूर्व भी मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, कहाँ गया, हर्ष की मृत्यु तक। हर्ष की मृत्यु के बाद जब शुरू हुआ ये 650 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल क्यों बोला गया? सामंतवाद का युग या फिर राजपुताना काल कहते हैं इसे। इसी में चौहान, चंदेल, चालुक्य, प्रतिहार, ये सब आए। प्रतिहारों में भी है राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, इसी में आएंगे भी जब पढ़ेंगे तब। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, लिख कहाँ दें इस जगह, तो थोड़ी बची है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, कलर अलग है पेन का। तो इसको हम लोग सामंतवाद का युग कह सकते हैं। छोटा सा लिख देता हूँ, सामंतवाद। कभी परीक्षा में आ जाए कि काल विभाजन की दृष्टि से इतिहास को किस प्रकार से बांटा जाता है और कौन कौन से काल में क्या क्या महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर क्रमबद्ध पूर्ण तरीके से आएगा कि पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत कब से कहाँ तक था, पूर्व मध्यकालीन भारत कब से कहाँ तक था, मध्यकालीन भारत कब से कहाँ तक था, और आधुनिक भारत। और तो आप आधुनिक भारत का मिलान कर देंगे क्योंकि अब तक रहेगा उसमें, या नहीं रहेगा, या भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक लिखा होगा, या लिखा होगा 1980 तक जब भी देखा जाए, या 1991 तक देखा जाए, क्योंकि 1991 में एलपीजी आ गया था। ठीक है, उदारीकरण का दौर था, तो 1991 तक भी पुरानी किताबों में मिल जाता है, लेकिन आधुनिक भारत को अब तक ही पढ़ेंगे हम। जिस तरह का समय परिवर्तित हो रहा है एग्जाम परीक्षा में, उस हिसाब से लगता है कि आने वाले समयों में काफ़ी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। पारंपरिक इतिहास तो सिर्फ इतिहास ही है, लेकिन इतिहास बताता है कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और उन गलतियों का दोहराव नहीं करना चाहिए। क्या करें क्या ना करें, ठीक, डू एंड डोंट्स बताता है इतिहास। तो
इस हिसाब से पूछा जा सकता है, या फिर और भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो देखते हैं। अब आपको कुछ और बताता हूँ मैं। आपने देखा होगा इसमें मैंने ईस्वी तक यूज किया है, ईस्वी या ईसा पूर्व। इन शब्दों से आप परिचित हैं कि नहीं हैं, ये तो आप भली भांति जानते होंगे खुद ही। लेकिन ईस्वी क्या है, ईसा पूर्व क्या है, इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि ईस्वी तो पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं आगे, लेकिन ईसा पूर्व क्या है और ईसा पूर्व ही क्यों है, क्या अभी भी हम इसका अध्ययन करते हैं? तो इसको देख लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको प्राग इतिहास इतिहास क्या है और इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाता है। जब ये सब चीज़ें स्पष्ट होंगी तो इतिहास पढ़ने में मज़ा भी आएगी, और मेरे ख्याल से तो याद करने की ज़रूरत नहीं है इतिहास को। इतिहास को सिर्फ और सिर्फ मनन करने की ज़रूरत है। ओह सॉरी, ये आ गया। हम्म, तो क्या देखा जाता है, हम लोग देखते हैं अब कि ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। सबसे महत्वपूर्ण है इतिहास में, क्योंकि हमेशा अभी जब पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन भारत, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ईसा पूर्व से शुरू होंगी और काफ़ी चीज़ें शुरू होंगी ईस्वी से, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उन दोनों के बीच की होंगी। ईसा पूर्व से शुरू होगी और ईस्वी तक आ जाएगी, और उसमें कैसे जोड़ना घटाना क्या है ये देख लेते हैं। आसानी भी रहेगी, और कभी इतिहास के बारे में भी या सवाल कोई आ गया तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं इसको हम लोग। ठीक है। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व एक शब्द तो ये है, ठीक। और एक शब्द है ईस्वी। एक शब्द है ईस्वी, ईसा पूर्व। इसे कहते हैं हम लोग बीसी। वो वाली बीसी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। और ईस्वी को कहते हैं एडी। और एडी भी वो वाली नहीं है जो आप सोच रहे हैं, या सोच रहे होंगे, सही सोच रहे होंगे। बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से पहले, जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट, ठीक। अंग्रेजों ने इतिहास लिखा और अपने हिसाब से इसको नाम दिया बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक, क्राइस्ट। ईस्वी एडी, एनो डोमनी, एनो डोमनी, डोमिनी, एनो डोमनी, ठीक। तो हमारे इतिहासकारों ने सोचा कि हम क्यों इसे बोलें, हम तो रहे हिंदू, या अगर वैसे नहीं देखा जाए हम तो भारतीय हैं। अगर धार्मिक तौर पे ना देखा जाए तो हम तो भारतीय हैं, तो हम लोग क्यों ईसा पूर्व या फिर पश्चिमी सभ्यता की चीज़ों को देखें या पालन करें। तो हम लोग, जो आपने काफ़ी जगह पढ़ा होगा या देखा होगा, कहीं भी किताबों में भी देखा होगा या अन्य यूट्यूब चैनलों में देखा होगा, तो वो सिर्फ इतना ही बताते होंगे, बीसी और एडी। लेकिन नहीं, हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बीसी को, ये बीसी है, ये एडी है, ठीक है। बीसी को उठाएंगे हम लोग यहाँ से, तो बीसी को हम लोग पढ़ते हैं बी सी ई। ये क्या है? बिफोर कॉमन एरा, ठीक। तो इसको लिख देते हैं बिफोर कॉमन एरा, और एडी को लिख देंगे हम लोग एडी को क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है? नहीं, हम बताते हैं सी ई, कॉमन एरा।
आसान शब्दों में, आसान भाषा में, कॉमन एरा। हमारे समाज में युग परिवर्तित होते हैं, ठीक। और ईसा पूर्व, ईस्वी भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जो प्रचलित है वो प्रचलित है। अगर कभी आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, या फिर मुख्य परीक्षा में भी अगर कुछ ऐसा कोई आए किसी के स्टेट पीसीएस की परीक्षा में, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को अधिकतर चीज़ें पता होंगी है, नहीं पता होंगे तो अब पता हो जाएंगी, ठीक। तो कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा, सामान्य काल से पूर्व, सामान्य युग से पूर्व और सामान्य युग, ठीक। तो ये इतिहास का निर्माण कैसे होता है, देखिए। इतिहास के निर्माण में दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्या क्या होती हैं, अब देखिए। इतिहास को पढ़ने में बोरियत क्यों होती है? आपने देखा होगा कि पसाड़ काल पढ़ते हैं हम लोग, हड़प्पा काल पढ़ते हैं, है ना, और उसमें बोरियत होने लगती है। कोई मज़ा ही नहीं है, कोई रोमांस नहीं, ना कुछ रोचक, ना युद्ध है, ना राजा है कोई, ना कोई लव ट्रायंगल है जैसा आगे इतिहास में होगा, जैसे पृथ्वीराज संयुक्ता का हो गया, या एक राजा थे उज्जैन, एक रानी थी वासवदत्ता उज्जैन की, तो उनका प्रेम प्रसंग कैसे हुआ, और भी कहानियाँ हैं काफ़ी रोचक इतिहास में। तो इतिहास निर्माण कैसे हुआ, जब आप ये चीज़ जान जाएंगे ना, तो इतिहास पढ़ने में और मजा आएगी, और किसी प्रश्न को सॉल्व करने में याद करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उस चीज़ को समझना। जैसे विज्ञान हो गया, विज्ञान को आप याद कर सकते हैं किसी भी, चाहे भौतिक हो, चाहे रसायन हो, चाहे जीव हो, लेकिन जब आप उसके अंदर जाएंगे तो जानेंगे कि क्या है। जैसे जीव विज्ञान में ऑर्गन के बारे में जानना है तो शरीर के बारे में पता चल गया, तो कोई भी प्रश्न आएगा बता लेंगे आप कि छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत क्या है, एड्रिनल ग्लैंड क्या है, और भी जो हैं, एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है, या फिर ठीक है। और रसायन विज्ञान में भी ऐसे ही है कि चीज़ें कैसे हुई, आवर्त सारणी क्या है, मेंडलीफ को पढ़ते होंगे आप लोग, और क्षार क्या है, अम्ल क्या हैं, ठीक है। और भौतिक विज्ञान तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है चीज़ ही है, जब तक आप कोई आविष्कार नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो इसी तरह इतिहास भी है। तो इतिहास का निर्माण देख लेते हैं। आज हम लोग सिर्फ यही चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास जो, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक इतिहास भी समझ में नहीं आएगा। इतिहास निर्माण, इतिहास निर्माण के लिए क्या ज़रूरी है, जैसे घर के निर्माण के लिए क्या ज़रूरी है, या भविष्य के निर्माण के लिए क्या ज़रूरी है, जैसे मनुष्य के निर्माण के लिए क्या ज़रूरी है, या मनुष्य और जानवर होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। क्या मनुष्य होने के लिए 2 पैरों पर चलना ज़रूरी है और जानवर होने के लिए 4 पैरों पर चलना ज़रूरी है? अगर ऐसा जोड़ा जाए तो आगे के 2 हाथ पैर हो गए, हाथ हो गए, और नीचे की 2 चीज़ें पैर हो गई, तो जानवर और मनुष्य ज़्यादा तो है नहीं, बस सीधा खड़ा हो गया कमर के बल, तो इसलिए वो मनुष्य हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मस्तिष्क का विकास कैसे है, तो ये भी जीव विज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि आदमी के मस्तिष्क और जानवर के मस्तिष्क का जो अनुपात होता है शरीर से बाहर का, उसी से हम अनुमान लगाते हैं कि वो कितना बुद्धिमान है। जैसे चिंपैंजी और मनुष्य, जो चिंपैंजी के शरीर का अनुपात मस्तिष्क के अनुपात है शरीर से, मस्तिष्क बुद्धिमानी आपकी देखी जाती है। जैसे आईक्यू होता है एक, और एक होता है ईक्यू। उसी तरह अगर बुद्धि को ऐसा देखा जाए कि मस्तिष्क का विकास कितना, उसकी क्षमता कितनी है, जैसे पानी की बोतल की क्षमता क्या है, इसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है, तो ये कैसे जानेंगे? तो उसी तरह मस्तिष्क का अनुपात जो शरीर के अनुपात से बैलेंस खाएगा, तो देखा जाएगा कि मस्तिष्क का अनुपात और शरीर का अनुपात कितना है। आप जान के आश्चर्य होंगे कि चिंपैंजी का अनुपात और मनुष्य के शरीर के अनुपात में ज़्यादा अंतर है, बल्कि हम लोग उसी की आगे पीढ़ी से आते हैं।
और चूहा जो है, चूहा एक बार जो गलती करता है दोबारा वो गलती नहीं करता, उसके पास इतना दिमाग होता है क्योंकि उसका शरीर इतना बड़ा है, तो उसके शरीर का अनुपात भी उस हिसाब से मस्तिष्क का है, विकसित होने की क्षमता है उसके अंदर। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयोग भी किए जाते हैं वो चूहे पे किए जाते हैं और किसी जानवर पे नहीं। पेटा का कारण हो सकता है, लेकिन पेटा का कारण ना होने पर भी जो प्रयोग ज़्यादा किए जाते हैं उससे चूहे पे किए जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर का जो और मस्तिष्क के जो भार का अनुपात है ना, वो बहुत कम है। तो इतना बैलेंस समय है कि वो कोई भी गलती करेगा दोबारा वो गलती नहीं करेगा। जैसे चूहे की किसी एक पीढ़ी ने गलती की तो वो आगे वाली पीढ़ी नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग। इतिहास निर्माण। तो उसी तरह जैसे घर बनाने के लिए ईटा, गारा, चूना, पत्थर की जरूरत पड़ती है, और शरीर निर्माण के लिए जो मांस पेशी, हड्डियाँ, ढांचा, है सब की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह इतिहास निर्माण के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक होती हैं पुरातात्विक, 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 ठीक। और जो दूसरी चीज़ है इतिहास निर्माण के लिए वो है साहित्यिक। और दूसरी चीज़ जो इतिहास निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है वो साहित्यिक। ठीक। तो समझाया इतना आपको? जब ये दोनों मिलेंगी तभी इतिहास का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा क्या होगा आगे देखते हैं। जब आपने अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है ना? तो प्राग ऐतिहासिक काल से समझते हैं ये क्या है। तो लिखते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल। ठीक। प्री हिस्टोरिक, इतिहास के पहले, इसलिए प्रागैतिहासिक, ऐसे प्राग बोल सकते हैं, इससे प्रागैतिहासिक बोलने में ऐसे ही लिखा जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। ठीक। प्री हिस्टोरिक, इसे इंग्लिश में लिख देता हूँ, पढ़ने में थोड़ा। प्री हिस्टोरिक, ठीक, हिस्टोरिक, ठीक। प्रागैतिहासिक काल, ठीक, प्रागैतिहासिक काल। तो प्री हिस्टोरिक क्या है? ये काल ऐसा काल था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तात्विक स्रोत तो थे, लेकिन साहित्यिक स्रोत उपलब्ध ही नहीं थे इस काल के। ठीक। तो इसको ऐसे देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल में साहित्यिक, हाँ लिखते हैं यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध, पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध। ठीक। पुरातात्विक स्रोत तो उपलब्ध हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोत जो हैं नहीं। साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं, उपलब्ध नहीं। समझे? इसीलिए इतना बोर लगता ही है। पत्थरों के अध्ययन में क्या मजा है? तो जब कोई स्रोत उपलब्ध ही नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा पता है आपको? पाषाण काल। क्यों पुरातात्विक है, पत्थर बोल दिया मैंने पहले ही, तो ये हो गया पाषाण काल। ठीक। पाषाण काल। ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया आपका। अब प्रागैतिहासिक काल में भी काफ़ी कालखंड हैं, अब इसे बांटना ना बांटना अलग चीज़ है। अगर इसमें आप डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी।
तो मेरे ख्याल से तो नहीं, इसी के अंदर ही मध्य पाषाण काल आ जाएगा आपका। ठीक है, नव पाषाण काल आ जाएगा। वो आगे चीज़ें हैं, देखते हैं, वही पढ़ने की ज़रूरत है, चीज़ें हैं। ठीक। तो जैसे प्रागैतिहासिक काल है, फिर मध्य पाषाण काल है, और फिर नव पाषाण काल है। इन तीनों कालों में साहित्यिक उपलब्धियां नहीं हैं। तो ये किसके भाग हैं? पूरा पाषाण काल के। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल महत्वपूर्ण है, तो ये है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। ओह, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है देख लेते हैं हम लोग अब। जब वो प्री हिस्टोरिक था तो ये क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। ठीक। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। अब इस काल में क्या है खासियत जो इसको अलग कालखंड में लगा? इस काल में क्या हुआ कि पुरातात्विक साक्ष्य तो मिल गए, और संयोगवश साहित्यिक साक्ष्य भी मिल गए हम लोग को, है ना। साहित्य भी इस काल का मिल गया अच्छा खासा। लेकिन गलती कहाँ पे हो गई? गलती बताते हैं कहाँ पे हो गई, तो पहले लिख लेते हैं। पूरा तात्विक स्रोत क्या है? उपलब्ध लिख देते हैं, और साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हैं। ठीक है, दोनों उपलब्ध हैं। ठीक। तो अभी विषय क्या है इसमें, विशिष्ट क्या है? अब तो दोनों उपलब्ध हैं, तो इसको परेशानी यहाँ पे ये हुई कि पुरातात्विक स्रोत तो हमको प्रागैतिहासिक काल में भी उपलब्ध थे और आद्य आद्य ऐतिहासिक काल में उपलब्ध हैं। लेकिन जो साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हुए वो पढ़े नहीं जा सके। पढ़ने के लिए लिपि की ज़रूरत होती है। जैसे हिंदी पढ़ने के लिए देवनागरी लिपि की ज़रूरत है। अगर हमारे पास देवनागरी लिपि नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे कैसे? नहीं पढ़ पाएंगे, सिर्फ बोलेंगे। और बोलने के लिए लिपि की ज़रूरत नहीं पड़ती, लिखने के लिए लिपि की ज़रूरत पड़ती है। बोलते तो जानवर भी हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी लिपि नहीं है हमारे पास। जिस दिन हमारे पास उनकी पशुओं की लिपि आ जाएगी तो उनकी भाषा भी सुन लेंगे, समझ लेंगे। अंधों के लिए लिपि है, जिन जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं उनके पास लिपि होती है ना। आपने देखा होगा कि डॉट 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 बने रहते हैं उनकी किताबों में, तो लिपि है उनकी। उस लिपि को क्या बोलते हैं ये आप बताइएगा, हैं? कभी कभी पूछते हैं पेपर में, एक बार पूछा भी गया है। तो साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं और पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं। साहित्यिक स्रोत उपलब्ध, परंतु परंतु पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। तो ये जो काल है, अब ये ऐसा कौन सा है जिसमें साहित्य पुरातात्विक तो मिल गया, साहित्य भी मिल गया, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता? तो उस काल को क्या बोलेंगे हम लोग? उस काल ही को बोलते हैं हड़प्पा। तो उस काल को ही हम बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता। समझे? तो उस काल को ही हम बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता। देख लीजिए, इतिहास निर्माण सिर्फ तीन चीज़ों पे है आधारित, दो चीज़ों पे, साहित्यिक और पुरातात्विक।
तो अगर अब क्या बचा पढ़ने के लिए? दो चीज़ें तो हो गई, है ना? ठीक, दो चीज़ें तो हो गई। अब बच्चा हमारे पास अब ऐतिहासिक काल क्यों क्या है ना? प्रागैतिहासिक हो गया, आद्य इतिहास हो गया, उसके बाद कौन सा काल आता है? ऐतिहासिक काल। जब पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हों और साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हों, लेकिन शर्त यह है कि साहित्यिक स्रोत भी पढ़े जा सकें, तो उस कालखंड को कहते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। इसीलिए आगे के काल जो हैं वो ऐतिहासिक काल हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक नाम में स्पष्ट है कि ऐतिहासिक क्या है। तो ऐतिहासिक काल के लिए जब दोनों ही स्रोत उपलब्ध हों, लिख देता हूँ, जब दोनों स्रोत स्रोत जो हैं उपलब्ध हों और पढ़े भी जा सकें। ठीक, पढ़े पढ़े भी जा सकें। तो ठीक है, ऐतिहासिक काल कब कहेंगे? दोनों स्रोत इसके उपलब्ध हों और पढ़े भी जा सकें, तो ये ऐतिहासिक काल हो जाएगा। तो अगर आप और जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उत्तर प्रदेश के उसमें एग्ज़ाम में कि कहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, कहाँ 4 समाधान किए गए हैं, कहाँ 3 समाधान हुए हैं, कहाँ मूर्ति की मूर्ति मिली है, कहाँ जुता हुआ खेत मिला है ना? युग्म समाधान कहाँ हुआ है? युग्म मतलब 2 लोग। अब वो तो पुराना हो गया कि पता चल गया कि कहाँ हुआ है, लोथल में हुआ है ना? कहीं हुआ है। अब वो पूछते हैं कि 3 समाधान कहाँ हुए हैं, 4 समाधान कहाँ हुए एक साथ। ठीक है, तो आगे इनको भी पढ़ेंगे हम लोग, इतना लेंथी नहीं होगा। आज ये समझाने के लिए थोड़ा था कि आप जिस हिसाब से इसको देखते हैं इतिहास को, वो नहीं है। जब कंसेप्ट क्लियर होता है किसी भी चीज़ का तो पढ़ने में मज़ा आती है। ठीक है, चीज़ तभी तक कठिन लगती है जब तक हमें आती नहीं है। साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना या प्लेन चलाना, ये चारों चीज़ें एक ही जैसी हैं, कोई कठिन नहीं है, लेकिन आती नहीं है इसलिए, और सुविधा भी नहीं है। तो अगर हम देखें तो कुछ चीज़ों पर गौर कर सकते हैं अभी भी। इतिहास में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे हम अगर देखें उन चीज़ों को कि कुछ राजाओं ने अपने अभिलेख लिखवाए, जैसे अशोक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के भी हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख हैं, अशोक के हैं, या सातवाहन राजाओं के हैं, या कनिष्क के हैं कुछ अभिलेख कुषाण वंश में।
तो ये महत्वपूर्ण हैं इतिहास में, ये परीक्षा में आते हैं। किस राजा के समय कौन से सिक्के जारी किए गए, जैसे तांबे का सिक्का किसके समय जारी किया गया, या स्वर्ण मुद्रा किसके समय जारी की गई, दिनार किसके समय की मुद्रा थी, जैसे ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जैसे दिनार जो मुद्रा थी वो गुप्त काल में थी, रोमनों की एक मुद्रा थी द्रम, उसके ही अनुकरण पर उन्होंने दिनार नाम की मुद्रा चलाई, और दिनार कहीं है चलती भी है अब। ठीक है। और भी चीज़ें हैं, जैसे निस्क क्या है, सतमाल क्या है, ये सब चीज़ें। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। ठीक है। उसी तरह और इतिहास को पढ़ने के लिए जो भी इतिहास होगा उसमें हम लोग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं पर जोर देंगे, और उनके ही परिप्रेक्ष्य में जो भी होगा राजनीतिक घटना को देखेंगे कि समाज में जिस जैसे जैसे परिवर्तन होते गए वैसे वैसे मनुष्य का भी विकास हुआ, आगे और बढ़ा। ठीक है। जैसे हम अगर उसके बारे में देखें कि परीक्षा की दृष्टि से किन चीज़ों का कितना महत्व है, अनुपात है, कि प्राचीन भारत कितना आता है, मध्यकालीन भारत कितना आता है, या आधुनिक भारत कितना आता है। आधुनिक भारत में भी एक अंग्रेजी राज्य है, ब्रिटिश हुकूमत, और एक है राष्ट्रीय आंदोलन। हमारे सिलेबस में भी इसी तरह दिया गया है, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन अलग अलग दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन को महत्व ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन हम लोग जब सिलेबस को ध्यान में लेके पढ़ते हैं तब तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम लोग कंबाइंड पढ़ते हैं तो पढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने कभी उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा ही नहीं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए a+b का होल स्क्वायर अगर आपको पढ़ना है तो उसको पता होना चाहिए आपको कि आपने रट लिया कि a² + b² + 2ab मैथ में, लेकिन a+b का होल स्क्वायर आया कैसे, अगर आपको ये पता होगा तो आगे आप a-b का होल स्क्वायर, a² - b², a+b का होल क्यू, या a³ जो भी फॉर्मूले होते हैं उनको आप निकाल लेते हैं। ठीक। जैसे डेरिवेशन, फिजिक्स में डेरिवेशन हम लोग करते हैं काफ़ी, या साइंस में वॉल्यूमेट्रिक होता है, आयतनीकरण बोलते हैं उसे, और केमिस्ट्री में भी हम लोग IUPAC पढ़ते हैं या मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसके अध्ययन की भी यही एक तरीका है कि क्रमबद्ध तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से उसे हम पढ़ें। इतिहास को हम पढ़ते हैं उसी तरह से जैसे पढ़ा जाता है। या तो आप पारंपरिक तरीके से पढ़िए कि परीक्षा में जाना है, याद कर लिया, आधुनिक भारत ज़्यादा आता तो आधुनिक भारत पढ़ लिया, मध्यकालीन भारत भूल गए। मध्यकालीन भारत भूलने का नुकसान ही हो जाता है कि आपको ये नहीं पता चलता कि आधुनिक भारत की शुरुआत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में आधुनिक भारत आया। जैसे मैंने पहले बताया था कि प्राचीन भारत समाप्ति कैसे हुई, हर्षवर्धन की मृत्यु तक। क्यों हुआ? क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद समाज में सामाजिक आर्थिक उथल पुथल बहुत थी, और उन उथल पुथल में क्या निहित था? राजनीतिक कारण। विदेशियों के भी आक्रमण हुए भारत में काफ़ी, और फिर राजपूत काल आ गया। क्यों आया? क्योंकि हर्षवर्धन के काल में धन की कमी हुई तो उसने ज़मीनों को देना शुरू कर दिया अपने अधिकारियों को, तो सामंतवाद का युग इसलिए कहा गया। इसी प्रकार से कई भी चीज़ें हैं। मध्यकाल आया, मध्यकाल में क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, क्यों पूरे मध्यकाल और मध्यकाल में विभाजित करते हैं, ये अध्ययन की सुविधा के लिए कि हमको काल खंड का अध्ययन उसी हिसाब से मिले जिस हिसाब से हम करना चाहते हैं। मार्कशीट में भी इसलिए डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, और मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र में भी डेट ऑफ डेथ लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है? इसलिए लिखी जाती है कि हमको पता हो कि आदमी कब से कहाँ तक था, नहीं तो वो तो अमर हो जाएगा। अब तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी पे आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों पर देख
ध्यान देते हैं कि हम भारत के अध्ययन के स्रोत क्या हैं उनको देखेंगे, और जो उनका क्रमबद्ध विवरण है उनको देखेंगे। पढ़ने का तरीका ही भी यही है कि आप जिस तरह से जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ाएं। ऐसा ना करें कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, मेडिवल या फिर एंसेंट हिस्ट्री छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। किसी वर्ष प्राचीन भारत के प्रश्न कम आए और किसी वर्ष मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न अधिक आए, तो उसका मतलब ये नहीं कि प्राचीन भारत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि किसी भी इतिहास की शुरुआत उसी हिसाब से चलेगी। जैसे जन्म होता है, जन्म के बाद मृत्यु होती है, और जन्म के मृत्यु के बीच में जो काल खंड होता है जिसे युवा काल कहते हैं। पहले शैशवावस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है, फिर उसके बाद वृद्धावस्था आती है, जीर्णावस्था आती है, उसके बाद समाप्त होता है। पौधे में भी यही क्रम चलता है। जीवन के जितनी भी मूल इकाइयाँ हैं सब में यही क्रम चलता है, जन्म और मृत्यु के बीच का। इसी तरह इतिहास भी है। ठीक है, तो फिर हम अपनी अगली कक्षा में इसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से वेदों की रचना हुई, किस तरह से वेदांगों की रचना हुई, उपनिषद क्या हैं, पुराण क्या हैं, अभिलेख क्या हैं, सिक्के हैं, किसने कहाँ उपलेख क्या है। जैसे कि भारतवर्ष का, हम लोग भारत क्या है पढ़ते हैं, तो प्रश्न आता है कि भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख कहाँ हुआ। तो सबसे पहला उल्लेख भारतवर्ष का कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ। अब इतना हमने पढ़ लिया कि कलिंग का राजा खारवेल जो था उसके हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ। किस वंश का था, हम पढ़ते हैं चेदी वंश का था। परीक्षा में आ जाता है मेघवाहन वंश, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। एक्चुअली क्या है कि चेदी वंश का ही एक अन्य नाम मेघवाहन वंश भी था। उनके राज में कोई हुआ उनके परिवार में, तो उसी के नाम से मेघवाहन वंश भी कहा जाने लगा। जब किसी परिवार में महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति जन्म ले लेता है तो उसी के नाम से परिवार को जाना जाता है। ये हमारे समाज में, भारतीय समाज में ये काफ़ी चलता है। जैसे राम जी के वंश को रघुवंश कहते हैं, क्योंकि रघु एक समय के राजा थे। मध्यकाल में पांडवों वंश या कौरव को जो वंश था उसे भरत वंश कहते हैं, क्योंकि भरत एक महत्वपूर्ण राजा थे। इसी तरह कुछ लोगों कार्य के नाम से जाना जाता है। जैसे अशोक मौर्य काल के का नाम आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक का नाम आता है। बिंदुसार या फिर और बृहद्रथ राजाओं को भूल जाते हैं, इसीलिए क्योंकि उनके कार्य इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। ठीक, इसीलिए इसी प्रकार हर्षवर्धन इतना महत्वपूर्ण राजा था क्योंकि एक अंतिम राजा था, और दूसरी तरफ उसके काल में जो जो घटनाएं हुई वो अन्य कालों की अपेक्षा या पूर्व काल की अपेक्षा कम या ज़्यादा हुई। किस तरह उसने समाज को खंडित होने से बचाया, अपने परिवार को बचाया अपने, तो ये सब चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। कुछ प्रश्न थे मेरे पास आपके लिए। ये जैसे गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध प्रश्नों के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि कैसे हमको उत्तर हल करना है। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न बहुत सरल होते हैं और हल नहीं कर पाते हम, और अगर हल करते हैं घर आके देखते हैं अरे ये तो गलत हो गया, ह्यूमन एरर कह के चुप हो जाते हैं। कुछ गलतियाँ होती हैं ह्यूमन एरर, मेरे से भी हुई हैं काफ़ी। मैंने जब परीक्षाएं दी अपनी, मैं अभी देता हूँ परीक्षाएं। तो देखते हैं, प्रश्न है, क्रम पे ना ध्यान दीजिए, प्रश्न कुछ उठाए गए हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक, ये जीवक जिसके दरबार से संबंधित था, बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजित, उद्यन। ठीक, तो आप देखेंगे कि जीवक तो आपको पता होना चाहिए गौतम बुद्ध के समय का है पहली चीज़, और जीवक अब गौतम बुद्ध के समय के ही सब राजा हैं। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि महाजनपद के राजा हैं सारे, जो 16 महाजनपद थे उन्हीं जनपदों के राजा हैं। तो जीवक है एक तो महत्वपूर्ण। इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें देखिए, कितने उत्तर इससे कितने निकलेंगे और प्रश्न में कितने बनेंगे। एक तो है जीवक, एक है गौतम बुद्ध, एक है बिंबिसार,
एक है चंद्रप्रद्योत, एक है प्रसेनजित, एक है उद्यन। मैंने अभी कुछ समय पहले ही अभी बताया था कि उद्यन एक राजा है वत्स का, वत्सराज है। रानी वासवदत्ता है, एक कहानी है, उनकी प्रेम गाथा है इसमें, उद्यन और रानी वासवदत्ता की। ठीक है। प्रसेनजित, प्रसेनजित गौतम बुद्ध का समवयस्क था। मतलब समवयस्क का मतलब है, समवयस्क जब हम कहते हैं इसका मतलब है कि दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है। टाइम सेम होना जरूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सेम है। कोई अगर 12 जुलाई को पैदा हुआ है तो कोई 12 जुलाई को पैदा हुआ है तो समवयस्क हो गए, है ना। साथ ही वयस्क होने का मतलब है समवयस्क। चंद्रप्रद्योत उज्जैन का राजा था, अवंती का। ठीक है। और बिंबिसार मगध का, पढ़ेंगे इसे हम आगे। तो जीवक किसके दरबार में था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। क्यों? बिंबिसार गौतम बुद्ध का शिष्य था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध का शिष्य था। तो बिंबिसार गौतम बुद्ध का शिष्य भी था, और गौतम बुद्ध के समय में ही गौतम बुद्ध ने जब अपना बुद्ध बने, जब गौतम बुद्ध, तो बिंबिसार के समय ही बने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और गौतम बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो उस समय राजा अजातशत्रु था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनकी मृत्यु के समय, गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय, महापरिनिर्वाण जो कहते हैं, वैसे निर्माण तो हम नहीं कह जाएंगे, इनकी मृत्यु के समय अजातशत्रु ही राजा था। ठीक है। जीवक, जीवक के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो तक्षशिला से प्राप्त की थी। तक्षशिला से, ये प्रश्न एक बार आया भी हुआ है जहाँ तक मेरा ख्याल है, तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की। ठीक। ओ सिट, चलो है, सॉरी। ये क्लियर हो गया वो लगता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो गलती से मेरे से क्लियर हो गया एक चीज़। ठीक है, हाँ आ गया, चलिए अंडू हो गया। तो तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, की है, ठीक, प्राप्त की। थोड़ी राइटिंग ख़राब है, इसको भी मैं सुधार लूँगा धीरे धीरे। ठीक है, तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की। और महाजनपदों की एक खासियत है कि कुछ महाजनपद ऐसे थे जिनकी राजधानी 5 थी। 5 महाजनपद ऐसे हैं जिनकी राजधानी 2 थी। प्रश्न कभी आ सकता है, 16 महाजनपदों में कितने राज्यों, कितने महाजनपदों या की राजधानी 5 थी? 2 थी, तो 5 उत्तर होगा। ठीक है, 5 महाजनपदों की राजधानी 2 थी। जैसे चंद्रप्रद्योत है, प्रसेनजित हैं, उद्यन है, बिंबिसार है। बिंबिसार ने राजगृह गिरि ब्रज हो गए। चंद्रप्रद्योत की अवंती उज्जैन हो गई। प्रसेनजित हैं, उद्यन है। ठीक, तो इनके बारे में बता दिया। हाँ, जो उद्यन थे स्वप्न वासवदत्ता, इन्होंने कहानी लिखी, इनकी वासवदत्ता की कहानी है। तो भास ने लिखी थी स्वप्न वासवदत्ता, उद्यन और वासवदत्ता की कहानी है। उद्यन जो राजा था वत्स का, वासवदत्ता इनकी प्रेमिका थी। प्रेमिका, ठीक है, ठीक है। तो स्वप्न वासवदत्ता लिखी भास ने। ठीक है, स्वप्न वासवदत्ता, ठीक, किसने लिखी? भास ने। ये भास जो थे गुप्त काल के थे। ठीक है,
ये इनके काल के नहीं थे, ठीक, भास ने, गुप्तकालीन थे ये, ठीक है, गुप्तकाल भारत में, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ है कि पूरा पाषाण काल के जो भाग हम करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आज का प्रश्न इन्हीं से आ रहे हैं, अधिकतर प्रश्न नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो ये मध्य पाषाण काल क्या है, कैसे है, ये तो हम पढ़ेंगे आगे। इसका उत्तर होगा सराय नाहर। सराय नाहर काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थल है, यूपी में है ये, ठीक है। ये जो स्थल है ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में है। प्रताप, बहुत लोग होंगे पढ़ने वाले मेरे ख्याल से प्रतापगढ़ ज़िले के, ठीक है। इसी से लखैया है जगह, यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, चौपन मंडलों से भी प्राप्त हुई हैं। तो लखैया भी उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। आगे, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक चित्रकला से प्रसिद्ध है। अब आपको परिभाषा पता है, प्रागैतिहासिक काल क्या है, जहाँ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन साहित्य के स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भीमबेटका ऐसा है स्थल प्रागैतिहासिक काल में जहाँ के स्थल उपलब्ध हैं, ठीक। कि बाघ, अमरावती, अजंता में जो हैं चीज़ें हैं, अजंता हो गया, बाघ हो गए, अमरावती जो है ये 7 वाहनों से संबंधित है अधिकतर, ठीक है। तो अमरावती को हम लोग 7 वाहनों से संबंधित करेंगे, 7 वाहन, ठीक है। इन्हें आंध्र 7 वाहन भी कहा जाता है, हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इन्हें आंध्र 7 वाहन भी कहा जाता है, हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे चल के, 7 वाहन, ठीक है। बाघ की गुफाएं जो हैं ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है, ये एमपी में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ठीक, ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका भी एमपी में है, कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो ये भी मध्य प्रदेश में है एक, ये भी मध्य प्रदेश के भीमबेटका एक गुफा थी, वहाँ पे कुछ चिन्ह पाए गए, तो उसके आधार पे मतलब भीमबेटका को चित्रकला का पहला उदाहरण भी समझ सकते हैं। कुछ चित्र पाए गए हैं बना ऐसे ऐसे करके, यूं करके, ऐसे ऐसे, है ना। तो बताने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, अमरावती भी महाराष्ट्र की आंध्र प्रदेश की तरफ है, ठीक है। अजंता ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। अजंता की गुफाओं में गौतम बुद्ध से संबंधित काफ़ी चित्र हैं, जैसे मरणासन राजकुमारी का चित्र है। अजंता की गुफाओं को संख्या के नाम से जानते हैं, एक पहली गुफा संख्या क्या है, दूसरी कौन सी है, 9वीं कौन सी है, 10वीं 17वीं कौन सी है, 16वीं कौन सी है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक, सिंपल चीज़, भाग मिल गया आपको, सॉरी भीमबेटका। चलिए प्रश्न खत्म हो गया लगता है। ठीक, ये हो गया आपके। चलिए फिर मुलाकात होती है हमारी आपसे अगले क्लास में। आशा है कि क्लास आपको समझ में आई होगी और काफ़ी अच्छे से इसको आप नोट भी कर लिया होगा आपने। इसको देखते रहिएगा। अगली क्लास में हम लोग वैदिक काल शुरू करेंगे, पाषाण शुरू करेंगे, हड़प्पा भी पढ़ेंगे, जो बोरियत है काफ़ी है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे तो बोरियत नहीं लगेगी। और बाकी दिनेश सर की क्लास होगी, उसमें वो आपको डिटेल में प्राचीन भारत बताएंगे।
मैं आपको उन महत्वपूर्ण चीज़ों को बताऊंगा जो परीक्षा में आती ही आती हैं, और कैसे इतिहास को पढ़ना है और कैसे चीज़ें हैं जिससे आपको आसानी हो सके। तो नमस्कार फिर से एक बार, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।